भविष्य में हमारा बिजनेस निश्चित रूप से पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। उपस्थित 20 से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन हर एक के दिमाग में अपनी अपनी योजनाएं थी। उन्होंने ठाकुर ग्रुप के टेकओवर पेपर्स और स्कीम को ध्यान से पढ़ा था। ऐसा लग रहा था कि ठाकुर ग्रुप का मेहता ज्वेलरी ग्रुप को एक झटके में खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। छोटे शेयर होल्डर्स पर इन योजनाओं और कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई असर नहीं पड़ेगा। वे पहले की तरह मुनाफे में अपने शेयरों का आनंद ले सकते थे। इसके अलावा ये योजना उन्हें परोक्ष रूप से ठाकुर ग्रुप का हिस्सा बनाती थी, जो अपने आप में बड़ी बात थी। वे ये भी देख सकते थे कि ये हालिया संकट साफ तौर पर अनिल मेहता और रोहन मेहता की ओर इशारा कर रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों डायरेक्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों में बोलने का अधिकार खो दिया, बल्कि उनकी संपत्तियों और शेयरों की संख्या को भी गहरा झटका लगा। उनकी सारी उम्मीदें और प्रेरणा चकनाचूर हो चुकी थी। हालांकि सबसे बड़ी हार का सामना अनिल मेहता को करना पड़ा। उन्होंने न केवल डायरेक्टर्स बोर्ड का सारा नियंत्रण खो दिया, बल्कि उनकी साख भी मिट्टी में मिल गई। आज की यह घटना निश्चित रूप से मुंबई के पूरे बिजनेस जगत में फैल जाएगी और उन्हें हंसी का पात्र बना देगी। उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा दोबारा हासिल करना अब बेहद मुश्किल होगा। प्रेसिडेंट विक्रम सही कह रहे हैं। मैं उनकी हर बात से सहमत हूं। सभी लोग कृपया तालियां बजाएं। मेहता परिवार के एक शेयर होल्डर ने स्थिति को भांपते हुए पहल की और पक्ष लिया। ताली, ताली, ताली। मैनेजमेंट विभाग और बाकी छोटे शेयर होल्डर्स ने उसका अनुसरण किया। उस पल कॉन्फ्रेंस रूम तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सब समझ चुके थे कि कंपनी की सत्ता में बड़ा बदलाव आ चुका है। प्रेसिडेंट विक्रम के नक्शे कदम पर चलकर ही कंपनी भविष्य में अच्छे नतीजे हासिल कर सकती है। हालांकि अनिल और अजय मेहता ने शुरू में नाराजगी भरे भाव दिखाए, लेकिन मजबूरी में उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर विक्रम की तारीफ की और उसे बधाई दी। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। उनके दिलों में गहरी कड़वाहट थी। अब जबकि उन्होंने सारा लाभ खो दिया था, उनके लिए मेहता ग्रुप में अपनी जगह बनाए रखना जरूरी था। इसलिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया ताकि भविष्य में एक बार फिर सत्ता हासिल कर सकें। इस घटना के करीब 6 घंटे बाद देर रात मुंबई के एक 5 स्टार होटल के आलीशान लग्जरी स्वीट में कमरे का दरवाजा खुला और विक्रम ठाकुर अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में मेहता ग्रुप के सामने वाला रौब नहीं, बल्कि एक नरमी थी। अंदर आते ही उसने झुककर नमस्ते किया और चाय की मेज के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया, जैसे किसी के इशारे का इंतजार कर रहा हो। उसके सामने सोफे पर कोई बैठा था, जिसने हल्के से सिर हिलाया। विक्रम ने अपना लैपटॉप खोला और उस व्यक्ति के सामने रख दिया। लैपटॉप रखते हुए उसने कहा, काम हो गया। चाय की मेज पर रखे लैपटॉप पर एक वीडियो चलने लगा, जिसमें उस दिन मेहता ग्रुप की इमारत में हुई मीटिंग का पूरा नजारा था। ये व्यक्ति कौन है जिसने विक्रम को मेहता ग्रुप में भेजा? क्या ये ठाकुर परिवार का कोई सदस्य है या कोई और? इसके इरादे क्या है? क्या ये सिर्फ मेहता ग्रुप को बर्बाद करना चाहता है या इसका कोई बड़ा मकसद है? क्या आरव ने इस व्यक्ति को भेजा है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए फिक्स मूव अप पर। विक्रम ठाकुर ने सामने बैठे शख्स की ओर देखा। शानदार काम। आरव ने मीटिंग की रिकॉर्डिंग देखते हुए विक्रम ठाकुर की तारीफ की। धन्यवाद डायरेक्टर आरव, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, विक्रम ने विनम्र लेकिन सतर्क स्वर में कहा। कई सालों तक रमेश ठाकुर की सेवा करने के बाद विक्रम ने बहुत कुछ देखा और सीखा था। इसलिए वो आरव के लिए हर काम अत्यधिक सावधानी से करता था, ये डरते हुए कि कहीं वह उसे अनजाने में नाराज न कर दे। खास तौर पर रमेश ने उसे निजी तौर पर हिदायत दी थी कि आरव के हर आदेश का पालन हर हाल में करना है। अगर वो किसी आदेश को पूरा नहीं कर सकता तो उसे रद्द करने की इजाजत मांगनी होगी। लेकिन अगर आरव संतुष्ट नहीं हुआ
तो विक्रम को ठाकुर ग्रुप में वापस लौटने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए रमेश की तुलना में विक्रम आरव के प्रति ज्यादा सम्मान और सतर्कता दिखाता था। सर, आपकी जरूरतों के मुताबिक अधिग्रहण की योजना सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। अनिल मेहता को गहरा झटका लगा है। अभी भी कई बिजनेस दुश्मन सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, विक्रम ने जानकारी दी। हालांकि चूंकि अनिल और शहर के शर्मा परिवार का गहरा रिश्ता है, शर्मा परिवार ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और कुछ फंड्स ट्रांसफर किए। इससे अनिल अपनी मौजूदा स्थिति को स्थिर करने में कामयाब हुआ है। इस मामले में क्या हमें उन पर दोबारा हमला करना चाहिए और दोनों परिवारों को एक साथ खत्म कर देना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं, आरव ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहा। उस चालाक शेर के पास बचने के लिए और भी कई रास्ते होंगे। चूंकि मेहता परिवार का मुखिया मुंबई में सालों से बिजनेस की दुनिया में है, उसके पास कई गहरे रिश्ते होंगे जिन पर वो भरोसा कर सकता है। इसलिए ये आरव की उम्मीदों के मुताबिक था कि वो इस संकट से उबरने में कामयाब होगा। वैसे आपको संजय मेहता की ज्वेलरी फैक्ट्री के मामले पर खास ध्यान देना होगा, आरव ने सोच समझ कर कहा। सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के तहत होगा। फैक्ट्री के डायरेक्टर संजय मेहता को मेहता ग्रुप की इंडस्ट्रियल चेन के बाकी छोटे शेयर होल्डर्स जितना ही मुनाफा देना सुनिश्चित करें। आरव ने मेहता ज्वेलरी ग्रुप को खरीदने के लिए विक्रम को खास इंतजाम करने को कहा था, जिसमें अनिल के परिवार की संपत्तियों और उनके ससुर की ज्वेलरी फैक्ट्री के कर्ज शामिल थे। साथ ही उसने सभी फैक्ट्रियों को मेहता ग्रुप के नाम से व्यवस्थित करने और उन्हें बराबर मुनाफा देने का निर्देश दिया था। इस तरह संजय की ज्वेलरी फैक्ट्री को मेहता ग्रुप की इंडस्ट्रियल चेन में वापस लाने का मौका मिलेगा और यह इतना स्पष्ट नहीं होगा कि पर्दे के पीछे कोई तार खींच रहा है। मैं आपके निर्देशों के मुताबिक काम करूंगा, विक्रम ने भरोसा दिलाते हुए कहा। सर, क्या मैं संजय मेहता के लिए निदेशक मंडल में कोई बड़ा पद तय करवाऊं? तुम्हें इतना चतुर होने की जरूरत नहीं, विक्रम, आरव ने साफ साफ कहा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। माफी चाहता हूं सर। मैं समझ गया, विक्रम ने जवाब दिया और जल्दी से अपने व्यवहार को और भी सम्मानजनक बनाया। आरव को जानने के बाद विक्रम उसका हर तरह से एहसान करना चाहता था, लेकिन आरव के मन में अपनी योजनाएं साफ थी। इसलिए विक्रम को बस वही करना था जो उसे बताया जाए। उसकी प्रतिक्रिया देखकर आरव ने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि विक्रम समझदार था, उसे बार बार एक बात समझाने की जरूरत नहीं थी। आरव ने कहा, कल जब तुम मेहता एम्पायर जाओ तो निदेशक मंडल के नाम से एक न्यूज बुलेटिन जारी करो। इसमें साफ करो कि कंपनी कई क्रिएटिव ज्वेलरी डिजाइनरों और एक चीफ डिजाइन ऑफिसर की भर्ती करने जा रही है। जी सर, विक्रम ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। आगे की हर खबर मुझे रिपोर्ट करना, आरव ने स्पष्ट रूप से कहा। अगले दिन बांद्रा, नेहा का घर। कंपनी के लोगों ने घर को फिर से सजाया था और परिवार आखिरकार वापस अपने घर में आ सका। आरव ने सबके लिए खाना बनाया, जिसे पूरे परिवार ने स्वाद लेते हुए खाया। लगता है इस बार हमें खुद भगवान का आशीर्वाद मिला है। सब कुछ कितने शानदार तरीके से खत्म हुआ, रीता ने संतुष्ट होकर कहा। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन मैं उससे मिलकर व्यक्तिगत रूप से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ संजय ने कहा, अनिल का परिवार तो बेरहम है। सालों तक बिजनेस में दुश्मन बनाते रहे और इस बार उन्होंने अनजाने में कोई बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। उन्हें वही मिला जो वे डिजर्व करते थे, रीता ने गर्व से फूलते हुए कहा। इस बार नए प्रेसिडेंट ने हमारी ज्वेलरी फैक्ट्री को कंपनी की इंडस्ट्रियल चेन में शामिल कर लिया। अब हमें भविष्य में शेयर और मुनाफा दोनों मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा संकट टल गया। मेहता ज्वेलरी ग्रुप में आए बदलाव ने मुंबई में तहलका मचा दिया था। अनिल और उनके बेटे रोहन की खबरें कुलीन परिवारों में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे वे हंसी का पात्र बन गए।
यहां तक कि शहर के डेली न्यूज चैनल ने हेडलाइन में ये खबर चलाई, सनसनीखेज खुलासा, मेहता ज्वेलरी ग्रुप के युवा डायरेक्टर रोहन को उनके पिता ने बोर्ड मीटिंग में अपनी उल्टी वापस खाने के लिए मजबूर किया। ये हास्यास्पद खबर सुनकर नेहा और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। शुरू में ये सोचकर कि रोहन उन्हें सड़कों पर ला देगा, वे इस अप्रत्याशित मोड़ से हैरान थे। अनिल और अजय को इतने सालों बाद भी कंपनी चलाने में इतनी बड़ी परेशानियां आई। संजय ने मिश्रित भावों के साथ कहा, ठाकुर ग्रुप के पास ताकत और रसूख दोनों है। ये मेहता ज्वेलरी ग्रुप के लिए अच्छा कदम है, लेकिन ये साफ है कि वे हमारे पिता की बनाई फैमिली बिजनेस को पब्लिक कंपनी में बदलना चाहते हैं। संजय के हाथ में मुंबई टाइम्स का अखबार था। हेडलाइन में लिखा था कि मेहता ज्वेलरी ग्रुप ने अपने टॉप मैनेजमेंट में बड़ा फेरबदल किया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट विक्रम ने ग्रुप के विकास के लिए नई नीति जारी की थी। अरे, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, रीता ने बिना संजय की भावनाओं की परवाह किए धीरे से कहा। मेहता परिवार के बारे में तुम जो भी सोचो, क्या अनिल ने तुम्हें कभी वो सम्मान या पद दिया? क्या उसने कभी तुम्हें कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा देने की सोची? अब नए प्रेसिडेंट विक्रम का ईमानदारी से साथ दो। आखिर वो छोटी फैक्ट्रियों के साथ बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं। अब तुम कंपनी के नाम पर छोटे शेयर होल्डर हो, तो वापस मेहता एम्पायर की बिल्डिंग में जाकर ऑफिस में बैठ सकते हो। हाँ, तुम सही कह रही हो, संजय ने लाचार होकर हंसा। वैसे भी हमारे परिवार के दिन अब धीरे धीरे बेहतर होने वाले हैं। तभी नेहा के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। अब उसकी सूरत पर पहले जैसी थकान नहीं थी। परिवार का माहौल आखिरकार हल्का और खुशहाल हो गया था। नेहा, मैंने खबर देखी कि नए प्रेसिडेंट विक्रम युवा और टैलेंटेड लोगों को मौका देना चाहते हैं। वे बड़े पैमाने पर ज्वेलरी डिजाइनर हायर करने वाले हैं। तुम तो इस फील्ड में माहिर हो, क्यों न तुम अपने डिजाइन्स लेकर उनके पास जाओ? आरव ने लापरवाही से अखबार पकड़े हुए कहा, तुम तो दिन भर सड़क पर खाना बेचते हो, तुम्हें ज्वेलरी और बिजनेस के बारे में क्या पता? रीता ने शक भरे अंदाज में पूछा। नेहा को इस मामले में तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। आरव ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और ज्यादा कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि उसकी पत्नी नेहा ने कॉलेज के दिनों में ज्वेलरी और मनी डिजाइन में महारत हासिल की थी। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा वो इस करियर को लेकर बेहद जुनूनी थी। आरव ने कई बार देखा था कि नेहा अपने कमरे में ज्वेलरी डिजाइन्स बनाते वक्त स्क्रैप पेपर की गेंदों को फाड़ देती थी। उसे हमेशा लगता था कि नेहा का सपना एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर बनने का है, जो इंटरनेशनल लेवल पर गहने बनाए। लेकिन मेहता ज्वेलरी ग्रुप में नेहा सिर्फ एक साधारण कर्मचारी थी। अनिल मेहता, जो निदेशक मंडल का मुखिया था, ने उसके डिजाइन्स को हमेशा खारिज कर दिया था। इसलिए आरव ने विक्रम को निर्देश दिया था कि वो नेहा की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे जीवन भर का मौका दे। नेहा ने बुदबुदाया, क्योंकि आरव के सुझाव ने उसका ध्यान खींच लिया था। उसने आरव के हाथ से अखबार लिया और भर्ती की खबर को गंभीरता से पढ़ने लगी। आरव का सुझाव बुरा नहीं है, मैं इसे जरूर आजमाना चाहूंगी, नेहा ने कहा। हाँ, ज्वेलरी डिजाइन। इतने साल इस फील्ड में पढ़ाई करने के बाद हमारी बेटी अब तक वर्ल्ड क्लास डिजाइनर बन चुकी होती, अगर उसे कंपनी में सालों तक दबाया न गया होता, रीता ने गर्व से कहा। बेटा, जो करना है कर, मेरा आशीर्वाद साथ है। अब तक अनिल और अजय के नीचे दबकर रहना पड़ा, उनके साथ खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब जब वे दोनों सत्ता से बाहर हो गए हैं और कंपनी में बड़ा फेरबदल हुआ है, इस मौके का फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। मैं समझ गई, नेहा ने कहा। वो पहले ही इस मौके को आजमाने के लिए मन बना चुकी थी। आरव ने खाने का निवाला मुंह में रखते हुए कहा, नेहा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा डिजाइन आइडिया है? अगर नहीं, तो मेरे दिमाग में एक ज्वेलरी डिजाइन का आइडिया है। तुम्हें ज्वेलरी डिजाइन करना भी आता है? नेहा ने हैरानी से पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बचपन में ये मेरा शौक हुआ करता था।
मुझे हमेशा अफसोस रहा कि मुझे इस बारे में और सीखने का मौका नहीं मिला। आरव ने अपने गुरु से प्राचीन वस्तुओं, मणियों और ज्वेलरी का मूल्यांकन और नक्काशी करना सीखा था। अनगिनत गहनों और मणियों को देखने के बाद वो इस फील्ड में माहिर हो गया था। अच्छा, नेहा ने उत्साह से कहा, फिर मुझे इसके बारे में बाद में विस्तार से बताना। उनके साझा शौक के जिक्र के साथ दोनों के बीच एक सहज बातचीत शुरू हो गई। खाने के बाद नेहा अपने कमरे में गई और अलमारी से अपने ज्वेलरी डिजाइन्स के कुछ स्क्रॉल्स निकाले। जाने से पहले उसने आरव से कहा, आरव, थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आओ प्लीज। संजय और रीता ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। भले ही आरव और नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन आरव आज तक कभी नेहा के कमरे में नहीं गया था। नेहा के जाने के बाद आरव भी उठा और उसके कमरे की ओर बढ़ा। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, ये सोचकर कि आज पहली बार वो अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा है। आरव की इस कोशिश का क्या अंजाम होगा? क्या नेहा सचमुच मेहता ग्रुप में वापस अपनी जगह बना पाएगी? क्या इस कदम से नेहा और आरव के बीच का रिश्ता मजबूत होगा और उनके बीच नया एहसास जन्म लेगा? क्या इन सब के बीच आरव का अपने सास-ससुर से रिश्ता सुधरेगा या वे अब भी दोनों के तलाक पर जोर देंगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए फिक्स मूव अप पर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपका हर लाइक हमें बताता है कि आप हमारी मेहनत को पसंद कर रहे हैं। आरव ने एक गहरी सांस ली और होठों पर हल्की मुस्कान लिए नेहा के कमरे में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसका ध्यान कमरे की शानदार सजावट पर गया। एक कोने में कपड़ों से भरी विशाल अलमारी खड़ी थी। पास ही एक गुलाबी गद्दे वाला छोटा सोने से जड़ा क्वीन साइज बिस्तर था, जिसके बगल में एक मेज पर एक प्यारा भालू का खिलौना रखा था। कमरे में ताजगी भरी खुशबू फैली हुई थी, जो मन को सुकून दे रही थी। ये रहे मेरे पुराने डिजाइन ड्राफ्ट्स, नेहा ने उत्साह भरे स्वर में कहा, अपनी चमकती आंखों से आरव की ओर देखते हुए। चलो, मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेती हूं। इन पर नजर डालो और मुझे बताओ कि तुम्हें ये कैसे लगे। उसने मेज पर कुछ दस्तावेज रखे। ठीक है, दिखाओ, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज पर रखे ड्राफ्ट्स को ध्यान से देखने लगा। इस पेंडेंट की डिजाइन को देखो, आरव ने एक ड्राफ्ट उठाते हुए कहा। यह समुद्र की गहराई से प्रेरित लगती है, जैसे कोई लहरों में चमकता रत्न। सही कहा ना? नेहा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आरव ने आगे कहा, यह जेड पेंडेंट सुबह की पहली किरण में चमकते जंगल की तरह है। इसमें यथार्थवाद के साथ साथ एक गहरी भावना भी झलकती है। और ये सोने का हार, इसका क्लासिक डिजाइन इसे शाही बनाता है, लेकिन इसे बनाने के लिए बेहद कुशल कारीगरी चाहिए। इसकी भव्यता और अनूठापन इसे खास बनाता है। आरव एक एक स्क्रॉल को ध्यान से देखता गया, प्रत्येक डिजाइन की बारीकियों को इस तरह बयां करता गया जैसे वो उसकी अपनी रचना हो। नेहा उसके विश्लेषण को सुनकर दंग रह गई। उसके होंठ आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव गहनों के बारे में इतना जानता होगा, और वो भी इतनी गहराई से कि उसके डिजाइनों के पीछे की भावना को सटीक समझ सके। आरव, मुझे नहीं पता था कि तुम गहनों के बारे में इतना जानते हो, नेहा ने कोमल स्वर में कहा। आज पहली बार उसे आरव में कुछ अलग सा दिखा। आरव ने बस हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। नेहा ने गंभीरता से कहा, सच कहूं, मेरे पास एक डिजाइन था जिससे मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं हमेशा सोचती रही और इसे बनाने का मौका कभी नहीं मिला। इस गहने के लिए बहुत महंगे हीरे चाहिए और न तो मेरे पास इतनी सामग्री थी, न ही कंपनी ने मेरे प्रस्ताव को मंजूरी दी। उसने अपनी दराज से एक लाल लकड़ी का नक्काशीदार बॉक्स निकाला और उसमें से एक मोटा ड्राफ्ट निकाला। ये वो डिजाइन है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। हालांकि मैंने अभी तक इसके लिए कोई नाम नहीं सोचा।
नेहा ने ड्राफ्ट आरव को थमाते हुए कहा। आरव ने ड्राफ्ट लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जितना गहराई से वो डिजाइन को देखता गया, उतना ही वो चकित होता गया। ड्राफ्ट में एक लटकन का डिजाइन था, जो न सिर्फ नेहा की कल्पना से कहीं बेहतर था, बल्कि उसमें उसके डिजाइनर कौशल की अनूठी छाप भी थी। ये डिजाइन अगर दुनिया के सामने आता तो गहनों की दुनिया में तहलका मचा देता। सच कहूं, नेहा, ये डिजाइन असाधारण है, आरव ने गंभीरता से कहा, लेकिन इसमें एक नाजुक चाप और थोड़ी और बारीक नक्काशी जोड़ी जा सकती है। सामग्री के लिए उच्च गुणवत्ता वाले हीरे चाहिए और आकार में भी बड़े। मैं जानती हूं, लेकिन क्या यह बहुत महंगा नहीं होगा? लागत के अलावा इसे बनाना भी बेहद मुश्किल है, नेहा ने झिझकते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा, आरव ने उसे आश्वस्त किया। तुम्हें बस अपने आप पर और भरोसा करना है। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन गहना मानो। इस पेंडेंट की बारीकियां किसी पुराने कारीगर से मैनुअल रूप से जड़वानी चाहिए। इससे ये शास्त्रीय और गंभीर लगेगा, जो इसे खास बनाएगा। नेहा ने चमकती आंखों से आरव की बातें सुनी। दोनों ने अगले आधे घंटे तक उत्साह से डिजाइन पर चर्चा की और आखिरकार उसे अंतिम रूप दिया। नेहा ने ड्राफ्ट को देखते हुए संतुष्टि भरी मुस्कान दी। ये कमाल है, आरव। तुम्हारी गहनों की समझ और जानकारी गजब की है, नेहा ने तारीफ की। मैंने तो बस अपनी राय दी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब तुम्हारी मेहनत और आइडियाज का कमाल है। मैंने सिर्फ कुछ बारीकियां जोड़ी। नहीं, अब से यह हमारी साझा रचना है, नेहा ने गंभीरता से कहा। ठीक है, जैसा तुम कहो, आरव ने हल्के से हंसते हुए सिर हिलाया। नेहा ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस डिजाइन को लेकर प्रेसिडेंट विक्रम ठाकुर को प्रस्ताव दूंगी। लेकिन इसका नाम क्या रखें? वो कुछ देर सोच में डूब गई। आरव ने भी पल भर सोचा और बोला, दुनिया का ताज। दुनिया का ताज? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। हां, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने टाइटैनिक फिल्म देखी है? उसमें एक मशहूर सीन है जहां लियोनार्डो चिल्लाता है, मैं दुनिया का राजा हूं, जब वो जहाज के आगे खड़ा होता है। मुझे वो डायलॉग बहुत पसंद है। बिल्कुल देखी है, नेहा ने उत्साह से कहा। वो सीन और डायलॉग तो लाजवाब है। कमाल का सुझाव, आरव। उसने उस सीन को याद करते हुए अपने दिल में एक अनोखा जोश महसूस किया। दुनिया का ताज, नेहा ने दोहराया। यही नाम होगा। इस तरह नेहा ने अपने पेंडेंट का नाम दुनिया का ताज तय किया। उसने जल्दी से ड्राफ्ट को व्यवस्थित किया और प्रेसिडेंट विक्रम ठाकुर को ईमेल के जरिए प्रस्ताव भेज दिया। उसी दिन रात के खाने के बाद उसे जवाब मिला। विक्रम ने लिखा, आपका विचार बेहद रचनात्मक है। कल कंपनी में आए और मेरे ऑफिस में मुझसे मिले। जवाब पढ़ते ही नेहा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन नेहा के बार बार अनुरोध करने पर आरव भी उसके साथ कंपनी जाने को तैयार हो गया। सुबह तैयार होने के बाद दोनों ने टैक्सी ली और सीधे मेहता ज्वेलरी एम्पायर के टावर की ओर रवाना हुए। नेहा बेहद उत्साहित थी, क्योंकि ये पहली बार था जब उसके गहने के डिजाइन को किसी ने गंभीरता से लिया था, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट ने। मैं बहुत घबरा रही हूं, नेहा ने टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे हुए कहा। पहली बार प्रेसिडेंट जैसे बड़े शख्स से मिल रही हूं। मुझे डर है कि कहीं मैं कुछ गलत न बोल दूं और मेरा डिजाइन रिजेक्ट हो जाए। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आरव ने उसे ढांढस बंधाया। बस अपनी बात ईमानदारी से रखना। तुम्हारा डिजाइन खुद ब खुद अपनी ताकत दिखा देगा। अगर मेरा डिजाइन सचमुच छप जाता है और लोगों से तारीफ पाता है, तो मेरे लिए यही बहुत है, नेहा ने सपनों भरी आंखों से कहा। यह वही लक्ष्य था जिसे वो सालों से पूरा करना चाहती थी। चिंता मत करो, आरव ने कहा, तुम्हारा डिजाइन जरूर छपेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह कमाल होगा, नेहा ने उत्साह से कहा। मैं प्रेसिडेंट विक्रम से मिलने का इंतजार कर रही हूं। अगर यह सौदा कामयाब रहा तो मैं आखिरकार एक ऑफिशियल ज्वेलरी डिजाइनर बन सकूंगी।
बिल्कुल, तुम अपना बेस दो, आरव ने उसे हौसला देते हुए कहा। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। नेहा ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। वो हमेशा से एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती थी। जल्द ही टैक्सी मेहता ज्वेलरी एम्पायर टावर पर पहुंच गई। दोनों कार से उतरे और लिफ्ट के जरिए 28वीं मंजिल पर पहुंचे, जहां प्रेसिडेंट विक्रम का ऑफिस था। ऑफिस का क्षेत्र विशाल और भव्य था। कांच के दरवाजे और मेजें व्यवस्थित ढंग से सजी थी। औपचारिक सूट पहने कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। जैसे ही नेहा और आरव ऑफिस में दाखिल हुए, उन्हें कई लोगों की अजीब नजरों का सामना करना पड़ा। नेहा, तुम तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो ना? तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। क्या तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं? एक महिला अधिकारी ने नेहा को पहचानते हुए तंज भरे लहजे में कहा। अरे, नेहा के साथ वो शख्स वही तो नहीं जिसने मेहता परिवार को शर्मसार किया था? वो कुख्यात दामाद आरव, है ना? एक वरिष्ठ अधिकारी जो अपनी कुर्सी पर बैठा था ने चटखारे लेते हुए कहा। मुझे याद है, रिया ने उसे चेतावनी दी थी कि वो कभी उसके सामने ना आए। फिर भी तुम उसे यहां लाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं। नेहा ने बिना भाव दिखाए ठंडे लहजे में जवाब दिया। वो इन तानों की परवाह नहीं कर सकती थी। अपने ड्राफ्ट्स को हाथ में थामे वो सीधे प्रेसिडेंट के ऑफिस की ओर बढ़ी। रुक जाओ। तभी ऑफिस की दूसरी ओर से एक परिचित लेकिन दमदार आवाज गूंजी। आवाज की दिशा में एक महिला धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसने हल्के बैंगनी रंग की शानदार ड्रेस पहनी थी, जिसके साथ महंगे गहने चमक रहे थे। जैसे ही नेहा ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा गुस्से और घबराहट से भर गया। ये महिला मेहता ज्वेलरी ग्रुप की डिजाइन डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर रिया मेहता थी। वो कंपनी की चीफ ज्वेलरी डिजाइनर भी थी और अनिल मेहता की बेटी रोहन की बहन। स्वाभाविक रूप से उसे कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद हासिल था। रिया, तुम कैसी हो? नेहा ने थोड़ा असहज होकर अभिवादन किया। बस करो। रिया ने हाथ दिखाकर उसे चुप कराया और गुस्से से आरव की ओर देखा। तुम्हें अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत है? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं बची? रिया, माफ करना, नेहा ने घबराते हुए कहा। मैं और आरव यहां कुछ काम से आए हैं। हम जल्दी ही चले जाएंगे। सालों तक अनिल मेहता के परिवार के दबाव में रहने के बाद नेहा ने रिया की मौजूदगी में डर और हीनता महसूस करना सीख लिया था। नेहा की घबराहट देखकर आरव ने शांत स्वर में कहा, नेहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। क्या? तुम कौन हो जो मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है? रिया ने गर्व से सिर उठाकर आरव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम्हारा और मेरा हिसाब अभी बाकी है, समझे? और अब तुम मुझसे उलझने की हिम्मत कर रहे हो? नेहा कुछ बोलने ही वाली थी कि रिया फिर गरज पड़ी। देखो, अब मैं क्या करती हूं। तुम जिस काम से यहां आए हो उसे पूरा नहीं होने दूंगी। अब आरव और नेहा क्या करेंगे? क्या रिया वाकई उनके सपनों को तहस-नहस कर देगी? क्या नेहा अपने दुनिया का ताज के सपने को सच कर पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ताज की साजिश, सिर्फ फिक्स मूव अप पर। तभी बगल से एक गहरी, दमदार आवाज गूंजी। उस पल यश शर्मा तेज कदमों से आगे बढ़ा और उसने आरव और नेहा को घृणा भरी नजरों से घूरा। फिर एक शक्तिशाली और तंज भरे लहजे में बोला, क्या तुमने सोचा कि एक माफी मांगने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या तुम पिछले कुछ दिनों में अपना सरनेम भूल गए? क्या तुम वाकई मानते हो कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी ज्वेलरी फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर सकता? यश शर्मा ने मेहता ज्वेलरी ग्रुप में भारी निवेश किया था और वो निदेशक मंडल का एक प्रभावशाली कार्यकारी अधिकारी बन चुका था। इसके अलावा वो मुंबई के शर्मा परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो नेहा के परिवार को एक इशारे में सड़कों पर ला सकता था। नेहा ने अपने होंठ कसकर दबाए और सोच में पड़ गई कि अब क्या जवाब दे।
तभी रिया ने अचानक नेहा के हाथ में ड्राफ्ट्स वाला बैग देखा और तिरस्कार भरे अंदाज में बोली, क्या तुम यहां उस भर्ती नोटिस के लिए आई हो जो प्रेसिडेंट विक्रम ने जारी किया था? क्या तुम सचमुच अपने बेकार डिजाइनों को पेश करने की हिम्मत कर रही हो? हाँ, ये तो मजाक है। तुम्हारी काबिलियत की कमी के बावजूद तुम अभी भी ज्वेलरी डिजाइनर बनने का सपना देख रही हो? रिया ने व्यंग्य भरे लहजे में आगे कहा, पिछले कुछ सालों में तुमने कितने डिजाइन बनाए? मैंने वो सब देखे हैं, सब कचरा। तुम अपने स्तर पर चाहे जितना कोशिश कर लो, मेहता ग्रुप में निवेश लायक डिजाइन बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं डिजाइन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और चीफ ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर तुम्हें आदेश देती हूं कि इस इमारत को तुरंत छोड़ दो। रिया, तुमने मेरे सारे ड्राफ्ट्स को बिना देखे ही रिजेक्ट किया था, है ना? नेहा ने अविश्वास और गुस्से से पूछा। शर्मिंदगी के बावजूद उसका दिल गहरे आक्रोश से भर गया। रिया के क्रूर शब्द उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थे। और अब भी तुम चाहती हो कि मैं बिना अपने डिजाइन दिखाए यहां से चली जाऊं? हां, मैंने तुम्हारे ड्राफ्ट रिजेक्ट किए, रिया ने बेपरवाह अंदाज में कहा। तो क्या कर लोगी तुम? तुम्हारी हालत ऐसी है कि मुझे तुम्हारे डिजाइनों को कूड़ेदान में फेंकने से पहले देखने की भी जरूरत नहीं। नेहा ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पिछले सालों में उसके हर डिजाइन ड्राफ्ट को रिया ने बिना देखे खारिज कर दिया था। दिन रात की मेहनत, अनगिनत घंटों की लगन, सब कुछ रिया की अवहेलना की भेंट चढ़ गया। तुमने ऐसा क्यों किया? नेहा ने दृढ़ता से पूछा। क्या हुआ? अभी भी यकीन नहीं आया? रिया ने तंज कसते हुए कहा और गर्व से नेहा की ओर देखा। तुम मेरे शब्दों पर शक कर रही हो? मैं मुंबई की टॉप ज्वेलरी डिजाइनरों में से एक हूं। और तुमने आज तक कोई नतीजा नहीं दिया। तुम खुद कचरे से ज्यादा कुछ नहीं। बस, अब बात खत्म। यहां से निकल जाओ। ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तुम इस जगह के लायक नहीं। रिया के शब्दों से माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी यश ने अधीरता से कहा, नेहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि थोड़ा आत्मसम्मान रखो और अपने इस बेकार पति को लेकर यहां से चली जाओ, वरना मुझे गार्ड्स बुलाने पड़ेंगे। यहां क्या हंगामा हो रहा है? अचानक एक गहरी, गरिमामय आवाज पूरे ऑफिस में गूंजी। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। सभी ने आवाज की दिशा में देखा। प्रेसिडेंट विक्रम ठाकुर अपने केबिन से बाहर निकले और उनकी पैनी नजरें रिया और यश पर टिक गई। रिया और यश का क्षणिक आत्मविश्वास पल भर में घबराहट और डर में बदल गया। विक्रम की मौजूदगी, जो हाल ही में ठाकुर ग्रुप से आए थे, इतनी दमदार थी कि दोनों में अब ढीठपन दिखाने की हिम्मत नहीं बची। उन्होंने अपनी आंखों से विक्रम की ताकत देखी थी। अनिल मेहता मुश्किल से इस संकट से उबर पाए थे और उनके भाई अजय मेहता अभी भी हाल के झटके से नहीं संभल पाए थे। प्रेसिडेंट सर, कोई बड़ी बात नहीं, यश ने जल्दी से कहा। बस एक छोटी सी गलतफहमी है। कुछ लोग कंपनी के नियम नहीं मानते। मैं उन्हें समझा रहा था। ओह, विक्रम ने यश की ओर देखा और शांत लेकिन तीखे लहजे में पूछा, कौन है वो जो नियम नहीं मानते? यश ने तुरंत जवाब दिया, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक छोटी सी क्लर्क है, नेहा। बिना इजाजत के ये हायर मैनेजमेंट के ऑफिस में घुस आई। मैं उसे नियम समझा रहा था। मैंने ही नेहा को बुलाया है, विक्रम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? और यहां हंगामा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये एक ऑफिस है, कोई बाजार नहीं। विक्रम के शब्दों ने यश को चुप कर दिया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। विक्रम ने गंभीरता से कहा, मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में कोई अनावश्यक शोर हो। अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो आप दोनों यहां से बाहर होंगे। फिर विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ नेहा की ओर देखा और बोले, मिस नेहा, मैंने कल आपका डिजाइन देखा जो आपने मुझे ईमेल किया था। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरे ऑफिस में आइए ताकि हम आपके डिजाइन के बारे में विस्तार से बात कर सकें। जी, धन्यवाद सर, नेहा ने आत्मविश्वास से कहा। उसने रिया,
यश और बाकी लोगों की ओर देखे बिना विक्रम के साथ उनके ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। आरव भी चुपचाप उनके पीछे चला। रिया ने गुस्से से भरी नजरों से नेहा और आरव की पीठ की ओर देखा और दांत पीसते हुए बुदबुदाई। इसकी किस्मत ने इसका साथ दे दिया। अपने बेकार टैलेंट के साथ ये कैसे ऐसे डिजाइन बना सकती है जो प्रेसिडेंट को पसंद आए? यश ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, प्रेसिडेंट को ज्वेलरी की क्या समझ, उन्हें डिजाइनों का क्या पता होगा। दोनों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विक्रम नेहा का साथ देंगे, और वो भी पूरे ऑफिस के सामने उनकी बेइज्जती करके। रिया को नेहा के डिजाइनों का मजाक उड़ाने में मजा आया था, लेकिन विक्रम की तारीफ ने उसे जलन से भर दिया। चिंता मत करो रिया, एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिलासा देते हुए कहा। नेहा के अनुभव के साथ ये चमत्कार ही होगा अगर प्रेसिडेंट उसे इंटर्नशिप भी दे दे। आखिरकार तुम डिजाइन डिपार्टमेंट की बॉस हो, उसे तुम्हारे आदेश मानने ही होंगे। बिल्कुल, एक अन्य मैनेजर ने कहा। तुम चीफ ज्वेलरी डिजाइनर हो रिया, जब समय आएगा तुम नेहा को उसकी औकात दिखा सकती हो। रिया ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कंपनी में कुछ अलग करने के लिए डिजाइनों पर भरोसा करना, यह बस एक सपना है। अगर वो डिजाइन डिपार्टमेंट में घुस भी गई तो मैं उसे दिखाऊंगी कि असली ज्वेलरी डिजाइन क्या होता है। आखिरकार वो मेहता ज्वेलरी ग्रुप की डिप्टी डायरेक्टर और चीफ ज्वेलरी डिजाइनर थी। अब नेहा और आरव का क्या होगा? क्या रिया और यश मिलकर नेहा के सपनों को चकनाचूर कर देंगे? क्या नेहा का दुनिया का ताज डिजाइन दुनिया के सामने अपनी चमक बिखेर पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ताज की साजिश, सिर्फ फिक्स मूव अप पर। इस तरह रिया मेहता के पास ज्वेलरी डिजाइन डिपार्टमेंट पर पूरा कब्जा था। अगर नेहा अपने डिजाइन कौशल से कंपनी में नाम कमाना चाहती थी तो वो मानो अपनी ही कब्र खोद रही थी। उधर प्रेसिडेंट के ऑफिस में विक्रम ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से नेहा और आरव के लिए कॉफी बनाई और उनके सामने कप रखे। इस आतिथ्य से नेहा थोड़ा अभिभूत हो गई। उसे लगा कि उसके रचनात्मक डिजाइनों ने वाकई प्रेसिडेंट का ध्यान खींच लिया था। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। विक्रम ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, कृपया आराम से बैठें। मैं आपके दुनिया का ताज डिजाइन से बेहद प्रभावित हूं। ये उन सबसे शानदार ड्राफ्ट्स में से एक है जो मैंने अब तक देखे हैं। धन्यवाद विक्रम सर, नेहा ने उत्साह भरे स्वर में कहा। फिर आरव की ओर इशारा करते हुए बोली, इस डिजाइन को मैंने और मेरे पति आरव ने मिलकर बनाया है। ओह, विक्रम ने भौहें उठाते हुए कहा, तो ये आपके पति है? बहुत खूब। नेहा ने हल्के से सिर हिलाया, थोड़ा झिझकते हुए। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको आज यहां इसलिए बुलाया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपके डिजाइन को निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी है। कंपनी इस प्रोडक्ट का उत्पादन शुरू करेगी। मैं चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से इसके रिसर्च और डेवलपमेंट की निगरानी करें। आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर चीज की जिम्मेदार होंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार? नेहा इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से स्तब्ध रह गई। वो अपने डिजाइन की पूरी प्रोडक्शन प्रक्रिया की देखरेख कर सकती थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो जानती थी कि अगर डिजाइन का सख्ती से पालन किया गया तो दुनिया का ताज की प्रोडक्शन लागत 10 मिलियन रुपए से भी ज्यादा होगी। इसके अलावा वो पहले कभी इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नहीं संभाल चुकी थी। लेकिन सर, मैं तो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक कर्मचारी हूं। मेरे पास इस तरह के प्रोजेक्ट का कोई अनुभव नहीं है। नेहा ने हल्की निराशा के साथ कहा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। विक्रम ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मेहता ज्वेलरी ग्रुप के प्रेसिडेंट के तौर पर मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि आपका डिजाइन मेरे मानकों पर खरा उतरता है। इसलिए मैं आपको डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर और चीफ डिजाइन ऑफिसर के रूप में नियुक्त करना चाहता हूं। विक्रम ने स्पष्ट और आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, इन्हें पढ़ लीजिए। अगर आपको सब ठीक लगता है तो साइन कर दीजिए।
मैं आज ही निदेशक मंडल में इसकी घोषणा कर दूंगा। अगर आप चाहें तो आज से ही डायरेक्टर के ऑफिस में काम शुरू कर सकती है। प्रेसिडेंट सर, आप मुझे चीफ डिजाइन ऑफिसर बनाना चाहते हैं? नेहा के होंठ आश्चर्य से खुले रह गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मानो वो कोई सपना देख रही हो। विक्रम ने उसे न सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बल्कि चीफ डिजाइन ऑफिसर के रूप में नियुक्त करना चाहा। ये कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट के सबसे बड़े पद थे। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उसने कभी ऐसे अवसरों की कल्पना भी नहीं की थी। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बस इतनी थी कि प्रेसिडेंट उसे एक ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर स्वीकार करें। लेकिन ये तो उसका सपना सच होने से कहीं ज्यादा था। क्या नेहा का सपना सचमुच पूरा होने जा रहा है? विक्रम के इस फैसले का मेहता ग्रुप पर क्या असर होगा? क्या रिया और यश आसानी से नेहा को इतना बड़ा पद लेने देंगे, या वे उसके लिए रास्ता और मुश्किल कर देंगे? नेहा को इस मुकाम पर लाने के बाद आरव का अगला कदम क्या होगा? उसका अगला निशाना कौन होगा? विक्रम ने देखा कि नेहा अभी भी सदमे में थी। उसने उसकी ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, यह सच है। हालांकि आप शुरुआत में एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगी। दुनिया का ताज प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही आप इस पद को स्थायी रूप से हासिल करेंगी। लेकिन आप इस दौरान अपने पद के सारे अधिकारों का उपयोग कर सकेंगी। विक्रम ने आगे कहा, अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो यह कंपनी को भारी मुनाफा देगा और ब्रांड की साख को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट में अपार संभावनाएं हैं और मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेहता ज्वेलरी ग्रुप को इस वक्त उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स की सख्त जरूरत है। मेरे हिसाब से आपका डिजाइनिंग टैलेंट इस जरूरत को पूरा करने से कहीं ज्यादा है। चिंता न करें, विक्रम ने आत्मविश्वास के साथ कहा। आप बस इस ऑफर को स्वीकार करें और अपना 100% दें। मैं यहां आपका सबसे बड़ा सपोर्टर रहूंगा। नेहा का उत्साह अब संभाले नहीं संभल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने आप को शांत किया और बोली, विक्रम सर, मुझे ये जीवन बदलने वाला मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्ट सफल हो और आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा और आरव की ओर देखा। यह देखकर कि आपके पति ने दुनिया का ताज डिजाइन में आपका साथ दिया, लगता है कि उनके पास भी ज्वेलरी डिजाइनिंग का गजब का हुनर है। क्या आप भी ज्वेलरी डिजाइन टीम में शामिल होना चाहेंगे? नेहा ने आरव की ओर देखा और पलकें झपकाई। तुम्हें क्या लगता है? आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास ज्वेलरी डिजाइनर बनने का कोई प्रोफेशनल ज्ञान नहीं है, लेकिन हां, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। नेहा ने सिर हिलाया और विक्रम की ओर देखकर बोली, विक्रम सर, क्या आरव मेरा असिस्टेंट बन सकता है? आपको मुझसे यह पूछने की जरूरत नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। आप चीफ डिजाइन ऑफिसर हैं। अपनी पसंद पर मुझे कोई शक नहीं। आपकी डिजाइन टीम के लिए कर्मचारी चुनना आपके अधिकारों में है। 2 मिनट बाद विक्रम ठाकुर और नेहा जोश के साथ ऑफिस से बाहर निकले। उनकी चमकती आंखें और आत्मविश्वास देखकर कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी हैरान रह गए। सबके मन में एक ही सवाल था, अंदर ऐसी क्या बात हुई होगी? सबका ध्यान यहां। विक्रम ने ऑफिस में मौजूद सभी अधिकारियों के सामने खड़े होकर दमदार आवाज में कहा। सारे वरिष्ठ अधिकारी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और उनकी ओर देखने लगे। विक्रम ने गंभीर स्वर में घोषणा की, मैं आधिकारिक तौर पर ऐलान करता हूं कि भविष्य में मेहता ज्वेलरी ग्रुप की डिजाइन टीम का नेतृत्व हमारी नई एक्टिंग चीफ डिजाइन ऑफिसर और डायरेक्टर नेहा शर्मा करेंगी। वो अब डिजाइन डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी। आप सभी से अनुरोध है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और एक दूसरे को समझें। विक्रम के शब्द सुनकर मौजूद अधिकारी अवाक रह गए। सभी ने नेहा को अविश्वास भरी नजरों से देखा। चीफ डिजाइन ऑफिसर, इसकी इतनी बड़ी पोस्ट संभालने की औकात भी है? रिया ने सदमे में बुदबुदाया। विक्रम की घोषणा ने मानो उसके अंदर तूफान ला दिया।
पिछले कुछ सालों में नाम के लिए डिप्टी डायरेक्टर होने के बावजूद रिया ही डिजाइन डिपार्टमेंट की असली मालकिन थी। अब नेहा का क्या होगा? क्या रिया और यश उसे इतनी आसानी से डिजाइन डिपार्टमेंट की कमान लेने देंगे? क्या दुनिया का ताज प्रोजेक्ट मेहता ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या रिया की साजिशें नेहा के सपनों को चकनाचूर कर देंगी? आरव का अगला कदम क्या होगा और वो किसे निशाना बनाएगा? नेहा के डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर और एक्टिंग चीफ डिजाइन ऑफिसर बनने की घोषणा ने रिया मेहता को हिलाकर रख दिया। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि अब उसे नेहा के आदेशों का पालन करना होगा। विक्रम ठाकुर ने रिया को ठंडी नजरों से देखा और सख्त लहजे में बोले, क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हो? विक्रम की भेदती निगाहों का सामना करते हुए रिया का दिल गुस्से और अपमान से भर गया। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन किसी तरह अपने क्रोध को दबाने में कामयाब रही। विक्रम के मेहता ज्वेलरी ग्रुप में आने से पहले किसी ने भी उसे डांटने या ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। प्रेसिडेंट विक्रम, क्या आपको नहीं लगता कि यह फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है? यश शर्मा ने असंतोष भरे स्वर में कहा, मेरा मतलब है, आप किसी को सीधे चीफ डिजाइन ऑफिसर कैसे बना सकते हैं? नेहा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक साधारण कर्मचारी है। उसे इस डिपार्टमेंट की कोई जानकारी भी नहीं। ज्वेलरी डिजाइन टीम हमारी कंपनी की इंडस्ट्रियल चेन का अहम हिस्सा है। यश ने पूरी ताकत से विक्रम के फैसले का विरोध किया। नेहा शर्मा किसी भी तरह से चीफ डिजाइन ऑफिसर बनने की काबिल नहीं। न तो उसका रिज्यूमे इसके लायक है, न ही अनुभव। मुझे डर है कि कंपनी के बाकी कर्मचारी भी इस फैसले से खुश नहीं होंगे। यश की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर हल्की हंसी उभरी। वो हंसी रोकते हुए बोले, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे राय मांग रहा हूं? विक्रम ने यश को पैनी नजरों से देखा और कहा, नेहा शर्मा का ड्राफ्ट डिजाइन मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मेरा मानना है कि वो चीफ डिजाइन ऑफिसर बनने की पूरी तरह योग्य है। वाइस प्रेसिडेंट यश शर्मा, अगर तुम्हें मेरे फैसले से कोई समस्या है तो निदेशक मंडल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। बोर्ड को वोटिंग के लिए बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने पानी में हो। विक्रम के तीखे शब्दों ने यश को चुप कर दिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो अपने क्रोध को किसी तरह काबू में रख पाया। मुंबई के शर्मा परिवार के सबसे बड़े बेटे और भावी उत्तराधिकारी के तौर पर उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां उसे किसी ने नीचा दिखाया हो। मेहता परिवार के लोग भले ही विक्रम ठाकुर से डरते हों, लेकिन यश को ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता था। अगर ये ठाकुर ग्रुप के प्रेसिडेंट नितिन ठाकुर होते तो वो उनका सम्मान करता, लेकिन विक्रम तो ठाकुर ग्रुप का एक साधारण अधिकारी था। यश को उसे बराबर का सम्मान देने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसका मुख्य कारोबार शर्मा ग्रुप में था। अगर वो मेहता ज्वेलरी ग्रुप में अपने सारे शेयर खो भी देता या निदेशक मंडल उसे निकाल भी देता तो वो अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा ही गंवाता। यश ने मन ही मन सोचा और फिर शांत स्वर में बोला, प्रेसिडेंट विक्रम, मेरा आपसे उलझने का कोई इरादा नहीं। मुझे क्या मिलेगा इससे? मैं तो बस हमारे ग्रुप के विकास की चिंता कर रहा हूं। हालांकि उसने विक्रम के फैसले का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन वो उससे सहमत भी नहीं था। विक्रम ने हल्का सा उपहास भरा मुस्कान दी और धीरे से बोले, तुम्हें मेरे फैसले से ऐतराज है? ठीक है, कोई तो होना चाहिए जो सवाल उठाए, लेकिन अभी मेरे पास एक और जरूरी घोषणा है। विक्रम ने अपनी आवाज को और दमदार करते हुए कहा, मैंने तय किया है कि कंपनी का विस्तार अब मुख्य रूप से नए और रचनात्मक ज्वेलरी डिजाइनों पर केंद्रित होगा। दुनिया का ताज, जिसे नेहा शर्मा ने डिजाइन किया है, को आधिकारिक तौर पर हमारा प्रमुख प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये 10 मिलियन रुपए का ज्वेलरी प्रोजेक्ट हमारी नई एक्टिंग चीफ डिजाइन ऑफिसर नेहा शर्मा की देखरेख में होगा। विक्रम ने कठोर अभिव्यक्ति के साथ आगे कहा, इसके अलावा कंपनी 1 महीने बाद अपने नवीनतम ज्वेलरी डिजाइनों को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य ज्वेलरी प्रदर्शनी आयोजित करेगी। इस दौरान कोई भी कर्मचारी अपने नए ज्वेलरी डिजाइनों को पेश कर सकता है और प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है।
जो इस प्रदर्शनी में पहला स्थान हासिल करेगा वो कंपनी का आधिकारिक चीफ डिजाइन ऑफिसर बनेगा। विक्रम ने एक पल रुक कर रिया और यश की ओर एक चालाक मुस्कान फेंकी। अगर तुम मेरे फैसले से असंतुष्ट हो तो अपनी ताकत दिखाओ। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और साबित करो कि तुम बेहतर हो। 10 मिलियन रुपए का ज्वेलरी प्रोजेक्ट? रिया ने अविश्वास में पूछा। क्या इतना बड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नेहा जैसी नौसिखिया को देना बर्बादी नहीं होगी? विक्रम की बातों से ऑफिस में हंगामा मच गया। सभी प्रबंधन कर्मचारी हैरान थे और आपस में खुसर पुसर करने लगे। कुछ को नेहा से जलन हो रही थी कि उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन सामने से कोई भी विक्रम से सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया जैसा यश ने किया था। रिया ने यश के साथ नजरें मिलाई और राहत की सांस ली। प्रेसिडेंट विक्रम, मुझे कोई आपत्ति नहीं, रिया ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, लेकिन आप जिस चीफ डिजाइन ऑफिसर पर इतना भरोसा कर रहे हैं वो इस जिम्मेदारी को संभाल ही नहीं पाएगी। रिया ने गर्व से सिर उठाया और बोली, मैं भी इस ज्वेलरी प्रदर्शनी में अपने डिजाइनों के साथ हिस्सा लूंगी। जब प्रदर्शनी खुलेगी आप खुद देख लेंगे कि कंपनी का सबसे काबिल ज्वेलरी डिजाइनर कौन है। विक्रम ने एक भावहीन मुस्कान दी और शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब आप सब अपने काम पर वापस लौटें। इतना कहकर वो मुड़ा और अपने ऑफिस में चला गया। इतने लोगों को अपने खिलाफ देखकर नेहा का दिल एक पल के लिए डूब गया, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और मन ही मन ठान लिया कि उसे इस ज्वेलरी प्रदर्शनी में अपने डिजाइनों से खुद को साबित करना है। रिया को हराकर वो विक्रम के इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाएगी। रिया ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ नेहा को ताना मारा। प्रेसिडेंट ने चाहे जितनी तारीफ कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आसमान में उड़ने लगो। सच तो यह है कि तुम में कोई टैलेंट नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुंह के बल गिरो और सारी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए। तुम किसे बेवकूफ बनाओगी? प्रोफेशनल डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तुम मुझसे सपने में भी नहीं जीत सकती। तुम बस एक एक्टिंग चीफ डिजाइन ऑफिसर हो। डिजाइन डिपार्टमेंट में फैसले लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। रिया का आत्मविश्वास इसलिए था क्योंकि नेहा को ज्वेलरी डिजाइनिंग में कोई बड़ा अनुभव नहीं था। वो उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी? मैं तुमसे जरूर जीतूंगी, नेहा ने होंठ काटते हुए दृढ़ स्वर में कहा, उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए। बस इंतजार करो और देखो अब नेहा क्या करेगी। क्या वह रिया को ज्वेलरी प्रदर्शनी में हरा पाएगी या रिया की साजिशें उसे नीचे खींच लेंगी? विक्रम का यह फैसला मेहता ज्वेलरी ग्रुप को कहाँ ले जाएगा? आरव इस जंग में नेहा का साथ कैसे देगा? रिया ने नेहा का मजाक उड़ाते हुए कहा, प्रेसिडेंट की तारीफों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये मत सोचो कि तुम आसमान छू लोगी। तुम्हें टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं। सावधान रहना, कहीं मुंह के बल न गिर पड़ो और सारी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए। विक्रम की गैर मौजूदगी में यश शर्मा ने भी मौका नहीं छोड़ा। उसने रिया से कहा, तुम्हें इन दो छोटे मोटे लोगों के साथ बहस करने की क्या जरूरत? इनकी औकात देखो। इन्हें क्या पता कि असली बेशकीमती गहने कैसे दिखते हैं। फिर भी ये 10 मिलियन का ज्वेलरी प्रोजेक्ट डिजाइन करने चले हैं। क्या मजाक है? यश ने आरव को घूरते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, और तुम? क्या कहा था मैंने? मेरी चेतावनी को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे की? अब देख, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। आरव ने जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। उसने यश को पूरी तरह अनदेखा किया और नेहा के साथ गलियारे की ओर बढ़ गया। अरे बेवकूफ, गवार, किससे पंगा ले रहा है? यश गुस्से से चिल्लाया। आरव की पीठ को क्रोध भरी नजरों से घूरता रहा। गलियारे में आरव ने नेहा का चेहरा देखा। इतने खुशी के दिन में भी वो उदास और परेशान दिख रही थी। जाहिर था आरव को उसकी उदासी का कारण पता था। उसने नेहा की ओर देखकर नरम स्वर में कहा, इनकी बातों को दिल से निकाल दो। ये वक्त नकारात्मक चीजों में उलझने का नहीं है।
अपने काम पर ध्यान दो, खुद को साबित करो। तुम्हें ये मौका मिला है, इसका पूरा फायदा उठाओ। और मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। नेहा ने गंभीरता से सिर हिलाया। लिफ्ट जब तक ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, दोनों के बीच कोई और बात नहीं हुई। नेहा गहरी सोच में डूबी थी। वो किस सोच में थी, ये आरव अच्छी तरह समझता था। नीचे पहुंचकर दोनों चुपचाप मेहता ज्वेलरी ग्रुप की इमारत से बाहर निकल गए। क्या रिया और यश नेहा के आत्मविश्वास को तोड़ पाएंगे? नेहा ने रिया की चुनौती तो स्वीकार कर ली, लेकिन क्या वह उससे जीत पाएगी? क्या नेहा विक्रम की दी हुई जिम्मेदारियों को संभाल सकेगी? आरव नेहा का साथ देने के लिए क्या करेगा? नेहा ने अपनी मां सुमन और पिता अजय को फोन पर अपने प्रमोशन की खबर सुना दी थी। काफी समय बाद उनके परिवार को ऐसी खुशखबरी मिली थी। जश्न मनाने के लिए सुमन ने पहली बार अपने हाथों से सभी के लिए खाना बनाया था। बल्कि खाना नहीं, 56 भोग सजा रखे थे। हमारी बेटी को कंपनी में चीफ डिजाइन ऑफिसर की पोस्ट मिली है। उसे 10 मिलियन का ज्वेलरी प्रोजेक्ट भी सौंपा गया है। सुमन ने खाने की मेज पर उत्साह से कहा और अपने हाथों से रेड वाइन की बोतल खोली। मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। आज हमारा पूरा परिवार जश्न मनाएगा। मां, मैं अभी सिर्फ एक्टिंग डायरेक्टर हूं, नेहा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे स्थायी पोस्ट तभी मिलेगी जब मेरे डिजाइन प्रदर्शनी में सबसे बेहतर साबित होंगे। ये एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं होता, सुमन ने खुशी से जवाब दिया। प्रेसिडेंट विक्रम को तेरी काबिलियत पर इतना भरोसा है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। वो रिया भी नहीं। आज से तू हमारे परिवार का गर्व है। देखना, अब वो चीफ ज्वेलरी डिजाइनर रिया भी तेरे आदेशों पर चलेगी। अजय शर्मा ने संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ कहा। नेहा, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट विक्रम को सिर्फ काबिलियत की परवाह है। वो उन्हें ही आगे बढ़ाएंगे जिनमें हुनर और क्षमता हो। बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इसे पूरी मेहनत और लगन से पकड़ो। मेहता ग्रुप में हमारा ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा और कम प्रोफाइल रखनी होगी। हां पापा, मुझे पता है, नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे मैंने सुना कि आरव ने फिर से कंपनी में किसी को नाराज कर दिया, सुमन ने उदास स्वर में कहा और आरव की ओर असंतोष भरी नजर डाली। यश शर्मा ने उसे चेतावनी दी थी कि वो सबक सिखाएगा। फिर भी उसने हिम्मत कैसे की? तुम किसी काम के नहीं, बस परेशानियां खड़ी करते हो। नेहा, तुम्हें उसे कंपनी में लाना ही नहीं चाहिए था, सुमन ने आगे कहा। और मैंने सुना कि तुमने आरव को अपना असिस्टेंट भी बनने की इजाजत दे दी। ये क्या मजाक है? ये किस लायक है? कहीं ऐसा न हो कि इसके कारण तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। मेरी बात मानो, कल ही ऑफिस जाकर किसी और असिस्टेंट की व्यवस्था करो। यह फैसला बिल्कुल गलत है। मां, प्लीज, नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा। आपको नहीं पता, विक्रम सर ने मुझे इस पोस्ट के लिए चुना। इसमें आरव का बहुत बड़ा योगदान है। हम ऑफिस में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इसे ये पोस्ट संभालने दो, सुमन ने झिझकते हुए कहा, आरव की ओर देखकर। लेकिन आरव, बेहतर होगा कि तुम हमारे परिवार के लिए और परेशानी न खड़ी करो। तुम्हें सिर्फ नेहा की मदद करनी है, उसे नीचे नहीं खींचना, वरना इस बार मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तभी अजय ने देखा कि उसका सिगरेट का डिब्बा खाली हो गया। उसने आरव से कहा, आरव, क्या तुम बाहर जाकर मेरे लिए सिगरेट का डिब्बा ला सकते हो? आरव ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। पिछले 2 सालों से सुमन के ताने सुनने की उसे आदत हो चुकी थी। अब उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। घर से थोड़ी दूर चौराहे पर एक छोटी सी दुकान से सिगरेट के 2 डिब्बे खरीदने के बाद आरव वापस लौटने ही वाला था कि अचानक एक गाड़ी के तेज ब्रेक की आवाज गूंजी। एक काली टोयोटा फॉर्च्यूनर ठीक उसके सामने आकर रुक गई। यही है वो आरव शर्मा, एक खतरनाक आवाज उभरी। वही बेकार, सड़क छाप लड़का जिसे हमारे बॉस ने उठाने का आदेश दिया है। 2 लंबे चौड़े, भयानक दिखने वाले आदमी कार से उतरे
और आरव को ऐसे घूरने लगे जैसे उसे कच्चा चबा जाएंगे। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम लोग यहां मेरे लिए आए हो? तुझे क्या लगता है? एक मोटे आदमी ने ठंडी, खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। इससे पहले कि आरव कुछ सोच पाता, उस आदमी ने उसकी ओर तेजी से मुक्का ताना। लेकिन आधे सेकंड में ही आरव ने हमले को भांप लिया और खुद को बचा लिया। दोनों हमलावरों की तेजी और तकनीक देखकर आरव को एहसास हो गया कि ये कोई साधारण गुंडे नहीं थे। ये प्रोफेशनल, प्रशिक्षित लड़ाके थे। काफी तेज रिफ्लेक्स है तेरे, मोटे आदमी ने मुक्का चूकने के बाद हल्के झटके के साथ कहा। लगता है हमें तेरी टांगे तोड़नी होंगी, लंगड़ा करना होगा तुझे। दोनों आदमियों ने बाघों की तरह क्रूर भाव अपनाए और एक साथ आरव की ओर झपटे। उसके घुटनों पर जोरदार लात मारने की कोशिश की।